साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है और कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। उस पॉइंट के जरिए कुछ चीजें आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों में प्रशांत भूषण की फजीहत हुई है। आखिर प्रशांत भूषण पर क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ भड़क उठे, ये बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा दोस्तों प्रशांत भूषण एक मामले में झूठ बोलते हुए पकड़े गए और इस झूठ की पोल किसने खोली? सॉलिसिटर जनरल ने। उन्होंने ऐसे तथ्य रख दिए जिसके बाद उनका जो झूठ है वो बेनकाब हो गया। आखिर किसने प्रशांत भूषण को जिम्मेदारी की याद दिलाई, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब बात प्रशांत भूषण की आती है ना दोस्तों, तो बड़े बड़े के कान खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी के एक सदस्य को लेकर सवाल उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के सामने कड़ी नाराजगी जाहिर की। आज आपको दोस्तों देश में चल रही उस सबसे बड़ी साजिश के बारे में बताऊंगा जिसका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अदालत में हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में जो हुआ उससे उस व्यक्ति का भी चेहरा बेनकाब हो गया जो इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। लेकिन उससे पहले अडानी के मामले में जांच को लेकर एक्सपर्ट कमेटी वाली बात पहले बता देता हूं, वो आप पहले समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि प्रशांत भूषण अडानी को फंसाने चले थे लेकिन खुद बुरी तरह से फंस गए। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में क्या कुछ हुआ ये तो आप देख सकते हैं, मगर अभी ये फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन जानते हैं इस मामले में 24 नवंबर को जब सुनवाई हो रही थी तभी प्रशांत भूषण ने एक्सपर्ट कमेटी के एक सदस्य सोमशेखर सुंदर सेन को लेकर सवाल उठा दिया और जानते हैं क्या कहा? कि ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। जी हां, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। और याचिकाकर्ता की तरफ से जो पेश हुए वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने जानते हैं क्या कहा? कि सुंदर सेन अडानी ग्रुप के लिए सेबी के सामने बतौर वकील पेश हो चुके हैं। अब सोचिए, सब मैंने पहले एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ होगा, जांच हुई होगी, उसके बाद अब सारी चीजें फाइनल हैं, तो जब अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले सीधे सवाल उठा दिया कि एक एक्सपर्ट ही जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। मगर जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी ना, तो जो बेंच बनी थी वो 3 जजों की बेंच थी। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो दावा किया गया है वो पूरी तरह से निराधार है। जी हां, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण को टोकते हुए कहा कि यह 17 साल पहले की बात है और सुंदर सेन अडानी ग्रुप के कोई आंतरिक यानी इन हाउस वकील तो नहीं थे। मैं लाइव लॉ जो वेबसाइट है दोस्तों, उसके जरिए आपको इस वेबसाइट से पढ़कर बताता हूं कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा। बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रशांत भूषण को लेकर है तो आपको यह समझना चाहिए। वो कहते हैं, मिस्टर भूषण आइए निष्पक्ष रहे। वो 2006 में वकील थे। ऐसा नहीं है कि वो अडानी ग्रुप के इन हाउस वकील या रिटेनर थे। वकील तो विभिन्न मामलों में पेश होते हैं। आप उनके द्वारा 17 साल पहले की गई उपस्थिति का हवाला देते हैं। आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी टिप्पणी की है। और CJI ने टिप्पणी की। एक और चीज आपको दिखा रहा हूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात बता रहा हूं दोस्तों, ये उस समिति के लिए बहुत अनुचित है। इस तरह तो लोग
अदालत द्वारा नियुक्त समितियों के लिए काम करना बंद कर देंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशांत भूषण पर और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, आप बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये लीगल मामला इसलिए मैं पढ़कर बता रहा हूं, आपको इस बारे में 2 मार्च 2023 को बताना चाहिए था, जब समिति का गठन किया गया था कि 17 साल पहले किसी मामले में पेश वकील को अब समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर यही तर्क है तो इस तरह तो कभी किसी आरोपी के लिए पेश किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त ही नहीं किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से टिप्पणी की, खरी खोटी सुनाई, नाराजगी जाहिर की। और आपको बता दें दोस्तों कि सोमशेखर सुंदर सेन अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं, जस्टिस बन चुके हैं। तो ये तो एक मामला है दोस्तों, और आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को, मतलब जैसे बोलते हैं ना रायता फैलाना, ये रायता फैलाने वाला मामला है कि प्रशांत भूषण, जब ये आरोप लगता है, जब याचिका आती है, जब कमेटी का गठन होता है और जब जांच होती है, किसी भी स्टेज में ये कुछ नहीं कहते हैं, और जब सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, अब फाइनल एकदम फैसला आने का वक्त आता है, तब ये मामला उठाया जाता है। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, कि वाकई सुनवाई हो, न्याय हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मामले को खींचना है। लेकिन आगे बढ़िए, आपको दूसरी चीज बताता हूं। इसी सुनवाई के दौरान एक और जगह मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रश्न पूछकर प्रशांत भूषण को बेनकाब कर दिया और उनसे भरी अदालत में कहा कि वो कोर्ट के सामने झूठे आरोप लगाने के लिए आधी अधूरी जानकारी देते हैं। आप सोचिए, ये बड़ा मामला है दोस्तों, और प्रशांत भूषण हिंडनबर्ग OCCRP की रिपोर्ट पर जिस जनहित याचिका की पैरवी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2014 में DRI यानी राजस्व खुफिया निदेशालय के उस पत्र पर सेबी ने कोई जांच नहीं की जिसमें अडानी की कंपनियों ने फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की है। अभी जो मैं मामला बता रहा हूं ना, बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको तभी समझ में आएगा कि ये करते क्या है, कैसे करते हैं। DRI की रिपोर्ट सेबी को जांच करनी थी, प्रशांत भूषण ने कहा कि जांच नहीं की। अब आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक जानकारी दी और यह बताया कि DRI के उस 2013 के पत्र पर 2013 सेबी ने जांच की और 2017 में ही रिपोर्ट दे दी, जिसका आरोप लगा रहे हैं कि 2017 में रिपोर्ट भी दे दी गई और सारे आरोपों को गलत बताया था। लेकिन इसके बाद भी यह मामला रुका नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सेबी की इस रिपोर्ट के खिलाफ भी कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसमें भी याचिका दायर की गई, दूसरा स्टेज, जिसे ट्रिब्यूनल ने भी खारिज कर दिया। जी हां, और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल और सेबी के निर्णय को सही पाया। मतलब कई लेवल पर ये चीजें गई, कई स्तर पर जांच हुई और हर स्तर पर चीजें साफ हो गई। अब सॉलिसिटर जनरल के इस खुलासे के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या ये सारे तथ्य सही हैं, तब जानते हैं प्रशांत भूषण ने दबी जबान में कहा, हां ये सही है। सोचिए, बोल रहे हैं कि कोई जांच ही नहीं, और इस पर मुख्य न्यायाधीश ने फिर कहा कि आप तथ्यों को छिपाकर गलत आरोप लगाते हैं। मतलब जिस मामले में सारी चीजें हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी है, कई लेवल पर जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहां भी क्लियर हो गया, उसको उन्होंने छुपा दिया। अब एक मजेदार चीज देखिए, कोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि OCCRP ने जो रिपोर्ट अडानी समूह के खिलाफ तैयार करके 31 अगस्त को जारी की थी, उस रिपोर्ट की सारी जानकारी प्रशांत भूषण के NGO ने OCCRP को दी थी।
बड़ा दिलचस्प मामला है। अब इस मामले को थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं कि एक व्यक्ति ने कुछ लिखा, मान लीजिए कि उसने कुछ लिखा और उसी लिखे हुए पर किसी दूसरे व्यक्ति ने एक न्यूज बना दिया। अब तीसरे व्यक्ति ने उस न्यूज पर तमाम जगहों पर रिसर्च कर लिया, पीएचडी हो गई और फिर वही मामला कोर्ट में पहुंचा, उसी पे याचिका दायर हो गई और बाद में पता चला कि जिस आदमी ने कहा वो झूठा है। माने गजब ये मामला है दोस्तों। मैं आपको फिर से ये सारी चीजें बता रहा हूं। कोर्ट में ये खुलासा हुआ कि ओसीसीआरपी ने जो रिपोर्ट अडानी समूह के खिलाफ तैयार करके 31 अगस्त को जारी की थी, ओसीसीआरपी मतलब जॉर्ज सोरोस, अभी बताऊंगा, उस रिपोर्ट की सारी जानकारी प्रशांत भूषण के एनजीओ ने ओसीसीआरपी को दी थी। और कोर्ट को जब यह बताया गया कि सेबी ने ओसीसीआरपी से रिपोर्ट की आधिकारिक जानकारी मांगी, तो जानते हैं ओसीसीआरपी ने क्या कहा? जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि उसको तो ये सारी जानकारी प्रशांत भूषण के एनजीओ से मिली है और सेबी ये सारी जानकारी प्रशांत भूषण के एनजीओ से ले सकता है। समझ रहे हैं? और इस खुलासे का विरोध करने के लिए प्रशांत भूषण के पास ना कोई दलील थी और ना ही कोई सबूत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रिपोर्ट को जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित संस्था ओसीसीआरपी द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसकी सारी जानकारी प्रशांत भूषण ने दी थी और प्रशांत भूषण ने आधी अधूरी जानकारी देकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार करवाई। लेकिन ओसीसीआरपी ये दावा कर रहा था कि ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद तैयार की गई है और ओसीसीआरपी की इसी रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार अडानी के खिलाफ जांच नहीं कर रही है। और उस समय जानते हैं देश में G20 का शिखर सम्मेलन भी होने वाला था। उस शिखर सम्मेलन में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने वाले बयान दिए। कैसे, कहां से, किस तरह जुड़ा जा रहा है। और कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने में लग गया था। अब एक और चीज आपको दिखा देता हूं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रशांत भूषण का एनजीओ एक आरोप लगाता है, ओसीसीआरपी उसे उठाता है, उस पर सारी रिपोर्ट छपती है, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर यहां भारत में माहौल बनाया जाता है, फिर उस पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, फिर उस पर याचिका होती है, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जांच एजेंसियों तक बात पहुंचती है, जांच एजेंसियां जब सोर्स तक पहुंचती हैं तो पता चलता है कि प्रशांत भूषण का ही एनजीओ है जिसके आधार पर यह सारा घूम के आया और वही प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। है ना गजब का मामला। लेकिन आपको एक और चीज दिखाता हूं। प्रशांत भूषण ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके 2019 के चुनाव के पहले से कांग्रेस को प्रधानमंत्री को टारगेट करने का एक मुद्दा दिया था। भूल तो नहीं गए? और जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की दलील को मानने से इनकार करते हुए किसी भी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए तो प्रशांत भूषण ने रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया और मामले को कोर्ट के जरिए देश की राजनीति में गरमाए रखा। राफेल वाला मामला इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए अडानी को टारगेट करने का जो खेल खेला गया उसका भी सुप्रीम कोर्ट में खुलासा हो गया कि उसके तार कहां से जुड़े हैं। वैसे जब आपको बता रहा हूं ना तो यह भी बताना जरूरी है कि प्रशांत भूषण के इस खेल का संकेत तभी मिल गया था जब पिछले साल नवंबर में प्रशांत भूषण तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। यह पहला अवसर था जब सार्वजनिक मंच पर प्रशांत भूषण कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे। जी हां भैया, राजनीति करनी है तो राजनीति करो, लीगल में जाना है लीगल में जाओ, एक्टिविस्ट बनना है एक्टिविस्ट बनो, लेकिन यहां तो खेल कुछ और है। और प्रशांत भूषण प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रवादी राजनीति के धुर विरोधी रहे हैं
और वर्तमान दौर में इस विरोध को साधने के लिए उन्होंने राहुल गांधी का साथ लिया। आप जान लीजिए कि प्रशांत भूषण वो व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के समर्थक रहे हैं और आतंकवादी बुरहान वानी को मारा जाना गलत बता चुके हैं। प्रशांत भूषण की सोच आतंकवादी बुरहान वानी पर वैसी ही है जैसी पाकिस्तान की है। और यही नहीं, प्रशांत भूषण ने श्री राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी किया ताकि इस फैसले को बदला जा सके। जिन लोगों की तरफ से दोस्तों प्रशांत भूषण ने ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी उसमें इतिहासकार इरफान हबीब, राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायक, गांधी परिवार के करीबी हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर और जॉन दयाल प्रमुख थे। प्रशांत भूषण के मन में राष्ट्रवादी राजनीति के प्रति इतनी नफरत है कि उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड पर निशाना साधने के लिए सीधे भगवान कृष्ण के अपमान पर उतारू हो गए और बाद में लोगों के गुस्से को देखते हुए उन्होंने माफी मांग ली। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके, आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं दोस्तों, कि उन्होंने ट्वीट करके देश के सर्वोच्च न्यायालय और पूर्व के 4 न्यायाधीशों पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने देश में लोकतंत्र खत्म करने का काम किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि करने का दोषी भी ठहराया है। और चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में प्रशांत भूषण जैसे लोगों को ही 5 स्टार एक्टिविस्ट कहा था और प्रधानमंत्री मोदी की इस सच पर प्रशांत भूषण ने प्रधानमंत्री की बहुत आलोचना की थी। लेकिन पिछले 8 सालों में यह साबित हो गया है कि ये 5 स्टार एक्टिविस्ट कैसे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, 2014 का चुनाव कई मायनों में इस देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। जहां इस चुनाव के बाद देश को राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सशक्त और साहसी नेतृत्व मिला है, वहीं राष्ट्र के चिंतन में एक ऐसे मंथन को शुरू किया जिसमें देश के हित के साथ खड़े होने वाले और देश के हित के खिलाफ खड़े होने वालों का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा है। मतलब इधर कौन है और उधर कौन है, देश हित में कौन है, देश के खिलाफ कौन है। और 2014 के पहले ये चेहरे कई तरह के नकाब लगाकर देश के हित के खिलाफ काम कर रहे थे। ये सच है दोस्तों कि मंथन की शुरुआत में विष ही निकलता है, लेकिन देवासुर संग्राम के दौरान हुए अमृत मंथन की तरह यह भी निश्चित है कि मंथन में इस बार जो भी निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, वो भारत के अमृत काल में 140 करोड़ लोगों के लिए आशीर्वाद और संपन्नता की अमृत वर्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथी दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ ये सारा रिसर्च और ये लीगल चीज़ें ढूंढ कर मीडिया के अलग अलग जगहों से, जो शायद आपने कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह से देखा नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने लाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो लोगों तक पहुंचाइए और जो भी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कीजिए। आपसे ये गुजारिश है, कमेंट भी कीजिएगा, उसका इंतज़ार रहता है और मैं पढ़ता हूँ और उस पर आपके विचारों को आगे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।